Assalamualaikum. Our today's topic is motor functions of stomach. ठीक है. स्टमक के मेनली तीन फंक्शंस हैं. एक स्टोरेज ऑफ फूड, जब स्टमक में खाना आ जाएगा उसकी स्टोरेज करना. दूसरा, जब स्टोरेज हो गई तो उधर उसकी मिक्सिंग करना, मिक्सिंग. और तीसरा एम्प्टिंग, जब कुछ देर के लिए स्टोरेज कर ली, मिक्सिंग कर ली, तो फिर उसको एम्प्टी करना आगे ड्यूडेनम में. ये तीन फंक्शंस हैं स्टमक के. इनको हम बारी बारी अलहदा से स्टडी करेंगे. पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें स्टमक का होता किस तरह है. ये ऊपर से एसोफेगस आ रही है, जहां से एसोफेगस स्टमक में एंटर करती है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कार्डिया. ठीक है. और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं फंडस ऑफ स्टमक. ये बाकी सारा क्या है, बॉडी ऑफ स्टमक. ठीक है. पाइलोरस, जहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा, और बॉडी और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है पाइलोरस पार्ट को जो कनेक्ट करती है वो पार्ट क्या है, एंट्रम ऑफ स्टमक. ठीक है. कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम और पाइलोरिस, जहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा. अब एक और टर्म होती है ओरैड और कॉडैड. ओरैड क्या होता है, 2/3 ऑफ द बॉडी. अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर देना तो 2/3 पोर्शन ऑफ द बॉडी, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ओरैड. और 1/3 बॉडी बाकी जो बचती है, और एंट्रम, इसको क्या कहते हैं, कॉडैड पोर्शन. ठीक है. ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया स्टमक का इस तरह. ठीक है. अब पहला काम, खाना खाया बंदे ने, एसोफेगस से खाना स्टमक में आ गया. अब उसकी क्या होनी है, स्टोरेज होनी है उधर. ठीक है. स्टोरेज किस तरह होती है, पहला लफ्ज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में, जो है ना, इस तरह इस तरह इस तरह स्टोरेज होती है स्टमक में. ठीक है. किस तरह कि जो खाना आगे आता जाएगा ना वो अंदर अंदर की तरफ होगा इस तरह. ठीक है. अंदर की तरफ वाला जो है वो खाना क्या होगा, न्यू, जो और ऊपर से आ रहा है. और जो बाहर वॉल की तरफ इकट्ठा होता जाएगा वो कौन सा होगा, जो ओल्डर फूड है, जो पहले का स्टमक में मौजूद है या न्यू से पहले आया. ठीक है. वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, और न्यूअर फूड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा. और रिंग्स की फॉर्म में जो है ये क्या होगा, स्टमक में इकट्ठा होने लग जाएगा. ठीक है. अब जैसे जैसे खाना इकट्ठा होता जाएगा, ज़ाहिरी बात है स्टमक में फूड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा. तो हमारा एक रिफ्लेक्स होता है, वेजोवेगल रिफ्लेक्स. हमें नाम से पता लग रहा है, वागस नर्व ने जब देखना है ना कि स्टमक में खाना इकट्ठा हो गया, स्टमक डिस्टेंडेड हो गया, तो वेगल नर्व ने जो है ना, वागस नर्व ने जाना है, ब्रेन स्टेम से सिग्नल लेके आने हैं कि हमें जो है ना इसकी टोन जो है ना, मस्कुलर टोन ऑफ स्टमक जो है वो थोड़ी कम चाहिए ताकि ये इजीली रिलैक्स कर सके. ठीक है. तो वागस नर्व सिग्नल लेके जाएगी ब्रेन स्टेम में, सिग्नल वापस आएंगे और स्टमक की जो टोन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. स्टमक रिलैक्स कर जाएगा ताकि वो जितना मर्जी फूड जो है वो अपने अंदर अकोमोडेट कर सके. तो स्टमक जो है ना 0.8 से लेकर 1.5 लीटर तक अपने अंदर खाना अकोमोडेट कर सकता है विदाउट एनी चेंजेस इन प्रेशर. प्रेशर उतना ही रहेगा, फिर भी इतना खाना जो है वो स्टमक के अंदर इकट्ठा हो सकता है. सो इसीलिए हम कहते हैं ये एक फंक्शन है स्टमक का, स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है. अब खाना जो है वो अंदर इकट्ठा हो गया. अब अंदर इकट्ठा होके उसकी क्या होनी है, अंदर मिक्सिंग होनी है. ठीक है. मिक्सिंग होनी है और प्रोपल्जन होनी है, यानी कि मिक्सिंग होनी है और हमने खाने को आगे तक भी लेके जाना है, स्टमक के एंड तक भी लेके जाना है. ठीक है. यहीं पे तो नहीं ना रहना, स्टमक के आगे भी तो मूव करना है ना. सबसे पहले क्या होता है, जब खाना आ गया तो हमारे स्टमक से गैस्ट्रिक सिक्रीशन रिलीज होनी है. हमें पता है इधर जी सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन भी रिलीज होता है, एसिड भी रिलीज होता है, पेप्सिन भी रिलीज होता है. तो ये सब कुछ जो है वो रिलीज होगा. और क्या हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है वो फूड के साथ क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी. किस तरह, हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होंगी मिक्सिंग वेव्स. मिक्सिंग वेव्स क्या होती हैं, बॉडी ऑफ स्टमक से स्टार्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं जो कि आगे एंट्रम तक जाती हैं ताकि खाना जो है वो इजीली मिक्स हो जाए. यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, बॉडी से स्टार्ट होंगी और आगे एंट्रम तक जाएंगी. तो अंदर जो खाना है और जो हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए. ठीक है. हर 15 से 20 सेकंड बाद जो है वो एक मिक्सिंग वेव आती है ताकि जो खाना है वो इजीली थॉरली जो है वो मिक्स हो जाए. ठीक है. अब गैस्ट्रिक सिक्रीशंस और खाना जो मिक्स हो गया उससे जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, काइम. ठीक है. गैस्ट्रिक सिक्रीशंस प्लस फूड, उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, काइम. ठीक है. एक और चीज़ जो कि हेल्प करती है हमारे फूड मिक्सिंग में वो क्या है, रेट्रोपल्जन. रेट्रोपल्जन क्या होता है, अभी पाइलोरिक स्फिंक्टर तो आगे क्लोज्ड है, वो तो कॉन्ट्रैक्टेड है उतना ही. ठीक है. उसने तो अभी ओपन नहीं होना क्योंकि अभी तो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसकी मिक्सिंग अभी प्रॉपरली नहीं हुई. लेकिन जो हमारी मिक्सिंग वेव्स है ना वो जब एंट्रम तक खाने को लेके आती हैं ना तो वो आगे देखती हैं कि जी खाना आगे देखता है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर तो अभी बंद है,
थोड़ा बहुत जितना ओपन होता है उससे लिक्विड फूड आगे चला जाता है, या थोड़ा बहुत जो डाइजेस्टेड स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो आगे चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली खाना क्या होता है, आगे से टक्कर खा के जो है ना वो वापस आ जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर को बंद देख के वापस आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, रेट्रोपल्जन, यानी कि आगे खाना गया और फिर वापस आ गया बॉडी की तरफ। ये भी हमारी क्या कर रहा है, मिक्सिंग में हेल्प कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोपल्जन। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, मिक्सिंग भी हो गई, और मिक्सिंग के साथ साथ जब पेरिस्टाल्टिक वेव्स आगे जाती हैं तो वो क्या हमारी प्रोपल्जन भी करवा रही हैं। ठीक है, अब एक और तरह की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं हंगर कॉन्ट्रैक्शंस। हंगर कॉन्ट्रैक्शंस कब होती हैं, जब कुछ घंटों के लिए जो है वो स्टमक एम्प्टी रहे ना, तो उसको क्या कहते हैं, स्टमक में जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होती हैं, उसको हम कहते हैं हंगर कॉन्ट्रैक्शंस, जिससे हमें पता लगता है कि हमें भूख लग रही है। ठीक है, तो कुछ घंटों के लिए जब स्टमक एम्प्टी रहेगा। अगर स्टमक को 12 से 24 घंटे गुजर गए हैं और वो एम्प्टी है, यानी कि बंदे ने खाना नहीं खाया, तो कभी कभी स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि बंदे को जो है ना वो स्टमक में पेन फील होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हंगर पैंग्स। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन फील हो तो उसको हम कहते हैं हंगर पैंग्स, जब 12 से 24 घंटे गुजर चुके हैं और बंदा कुछ ना खाए। ठीक है, और इस कुछ जो है वो दिनों तक ये जो हंगर पैंग स्ट्रांग रहते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो फ्रीक्वेंसी है या इनकी इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मिक्सिंग भी हो गई है फूड की। अब फूड ने जो है वो आगे एम्प्टी होना है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से जो है वो गुजर के किधर जाना है, ड्यूडेनम में फूड ने जाना है। तो थर्ड स्टेप क्या है हमारा, एम्प्टिंग। अब एम्प्टिंग ऑफ स्टमक में हमें दो चीज़ों ने हेल्प करनी है, एक है पाइलोरिक पंप और दूसरा है जिससे खाना गुजर के जाना है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक पंप क्या है, जब हमारी हमें पता है मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, पेरिस्टाल्टिक वेव्स अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं स्टमक में। अब क्या होगा, जब थॉरली मिक्सिंग हो गई है ना, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। कितनी, 6 टाइम्स इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक वेव से, जो आमतौर पे जैसे मिक्सिंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ना, तो इससे क्या होगी, 6 टाइम्स इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और क्या होगा, हमारा जो है फूड आगे जो है वो प्रोसेस होने लग जाएगा, आगे की तरफ जाने लग जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक पंप। ठीक है, मिक्सिंग वेव्स और जब उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो फूड आगे की तरफ जो पंप होता है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक पंप। ठीक है, दूसरा क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब तक पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं करेगा खाना आगे नहीं गुजर के जाएगा। ठीक है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर की टोन कम होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा तो खाने ने आगे गुजरना नहीं है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जब रिलैक्स करेगा, टोन कम होगी, तभी खाना आगे गुजरेगा। तो ये दो फैक्टर्स जो है वो एम्प्टिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है ना वो स्टमक के फैक्टर्स हैं, जो गैस्ट्रिक फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करेंगे एम्प्टिंग में, और कुछ ड्यूडेनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक फैक्टर, पहला फैक्टर क्या है, फूड वॉल्यूम। जितना ज़्यादा फूड वॉल्यूम अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो उतनी ज़्यादा एम्प्टिंग जो है वो तेज़ हो जाएगी या एम्प्टिंग में हेल्प होगी। ठीक है ना, लेकिन ये नहीं है कि इकट्ठा खाना ज़्यादा सारा आ गया तो वो एम्प्टिंग फ़ौरन स्टार्ट हो गई है। हमारे ये प्रोसेसेस से गुजर गई है, एम्प्टिंग होनी है, पहले स्टोरेज होनी है, फिर मिक्सिंग और प्रोपल्जन होनी है, फिर एम्प्टिंग होनी है। ठीक है, तो फूड वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता जाएगा तो एम्प्टिंग जो है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, और पाइलोरिक स्फिंक्टर की टोन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पाइलोरिक पंप की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो है वो हार्मोनल है, गैस्ट्रिन। हमें पता है हमारे एंट्रम में क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। वो क्या करवाता है, इधर एसिड रिलीज करवाता है। तो एसिड या जितनी गैस्ट्रिक स्क्रीशन ज़्यादा होंगी उतनी जल्दी मिक्सिंग होगी, उतनी जल्दी डाइजेशन होगी, और उतनी जल्दी ही एम्प्टिंग होगी। तो गैस्ट्रिन भी क्या करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये दो थे गैस्ट्रिक फैक्टर्स। उसके बाद कुछ हैं ड्यूडेनल फैक्टर्स। ड्यूडेनल फैक्टर्स मेनली इनहिबिटरी इफेक्ट डालते हैं एम्प्टिंग पे। ठीक है, कैसे, पहला वो कहता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम से। ड्यूडेनम में जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है ना, वो डायरेक्टली एंटेरिक नर्वस सिस्टम स्टमक के जो है वो रिफ्लेक्स देगा कि भाईजान अभी रुक जाओ, ड्यूडेनम में खाना है, अभी आप एम्प्टिंग ना करो। ठीक है, दूसरा फैक्टर प्री वर्टेब्रल सिंपैथेटिक चेन। ड्यूडेनम में खाना आ गया तो वहाँ से रिफ्लेक्स जाएगा प्री वर्टेब्रल सिंपैथेटिक चेन में, वहाँ से वापस रिफ्लेक्स आएगा स्टमक तक के अभी अपनी एम्प्टिंग को रोक दो। ठीक है, इंपल्स आएगी अभी एम्प्टिंग को रोक दो, अभी ड्यूडेनम में खाना मौजूद है। लास्ट है वागस नर्व। वागस नर्व जब देखेगी ड्यूडेनम डिस्टेंडेड है तो वागस नर्व सिग्नल लेके जाएगी ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम से सिग्नल वापस आएगा स्टमक में, और स्टमक की एम्प्टिंग को क्या कर देगा, रोक देगा। तो ये तीन तरीकों से जो है ना वो स्टमक की एम्प्टिंग को ड्यूडेनम रोक सकता है। ठीक है,
अब ड्यूडेनम रोकेगा क्यों? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्यूडेनम को जो है वो मजबूर करते हैं कि अभी स्टमक एम्प्टिंग को जो है वो हमने रोकना है? पहला फैक्टर है डिस्टेंशन। जाहिर बात है ड्यूडेनम में खाना आ गया तो क्या होगा, स्टमक एम्प्टिंग वो रोक देगा। उसके बाद है इरिटेशन। इरिटेशन फिजिकल है, फूड से हो गई या फिर केमिकल, कोई केमिकल्स जब रिलीज हो, केमिकल्स भी तभी होंगे जब फूड आ जाएगा, तब भी क्या होगा, एम्प्टिंग रोक देगा। एसिडिटी, जो हमारा काइम आता है ड्यूडेनम में, अगर उसकी एसिडिटी कम है ना, तब भी क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रुक जाती है। ऑस्मोलैलिटी, अगर ड्यूडेनम में हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक फ्लूइड आ गया ना ज़्यादा, तो वो ड्यूडेनम क्या लेता है, उसको टाइम देता है कि हम उसको जो है ना वो नॉर्मल उसकी ऑस्मोलैलिटी मेंटेन कर लें, तो उसको टाइम चाहिए होता है, इसलिए वो क्या कहता है, वो एम्प्टिंग को थोड़ी देर के लिए रोक देता है ताकि वो फ्लूइड की ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन कर सके। उसके बाद है ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स का क्या रोल है, जैसे प्रोटीन है, उसके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स जब ड्यूडेनम में आते हैं ना, तो ड्यूडेनम क्या चाहता है कि इसकी प्रॉपर डाइजेशन मैं करूं, ठीक है, उसके लिए उसको टाइम चाहिए, तो वो क्या करेगा, एम्प्टिंग ऑफ स्टमक को रोक देगा कि मैं ड्यूडेनम में जो है ना प्रोटीन डाइजेस्ट कर लूँ, फिर आप एम्प्टिंग कर लेना, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से एम्प्टिंग ऑफ स्टमक जो है वो रुक जाती है। हार्मोनल इफेक्ट क्या है, हमें पता है ड्यूडेनम में सीसीके रिलीज होता है, ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डायरेक्टली रोक देता है। उसके अलावा स्क्रीटिन और जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये दोनों क्या करते हैं, ये स्टमक में जो है वो एसिड की सिक्रीशन को रोक देते हैं। एसिड कम, उसकी वजह से मिक्सिंग कम, डाइजेशन कम, और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये तीन हार्मोन्स जो है वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को ये भी रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोटर फंक्शंस ऑफ द स्टमक। Thank you so much.